इन द प्रीवियस क्लास आपने देखा था दैट योर अकाउंट कैन बी क्लासिफाई एज, अकाउंट का जो क्लासिफिकेशन था एज योर, मैं इसको शॉर्टकट में करूंगा, दैट इज पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड द लास्ट वन इज योर नॉमिनल अकाउंट। होपफुली रिमेंबर दैट, है ना, कि हमने अकाउंट को क्या किया था, हमने अकाउंट को 3 पार्ट में क्लासिफाई किया था, पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल। एक्चुअली 2 पार्ट थे, पर्सनल एंड इम्पर्सनल, और फिर हमने इम्पर्सनल को 2 पार्ट में कैटेगराइज किया था, दैट इज रियल एंड द नॉमिनल। ठीक है, और फिर मैंने तुमको बताया था कि हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि कोई अकाउंट हमारा पर्सनल अकाउंट है या रियल अकाउंट है या नॉमिनल अकाउंट है। तो उसको आइडेंटिफाई करने का जो तरीका तो बड़ा सिंपल सा था तरीका, है ना, कि मैंने तुमको उसके समझाया था कि आप जान लो कि पर्सनल अकाउंट कैन बी ऑफ 3 टाइप, दैट इज आर्टिफिशियल नेचुरल पर्सन अकाउंट, आर्टिफिशियल पर्सन अकाउंट एंड द रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। ठीक है, नेचुरल पर्सन अकाउंट में जितने नेचुरल पर्सन है, जैसे हम सबके नाम राम, श्याम, सीता, गीता, मोहन, सुनीता, ये सब क्या है, ये सारे के सारे हमारे नेचुरल पर्सनल अकाउंट हैं। इफ यू टॉक अबाउट द आर्टिफिशियल पर्सन अकाउंट, तो जितने भी मैन मेड थिंग्स हैं, जैसे कोई कंपनी, किसी शॉप का नाम, आपके स्कूल का नाम सेंट पैट्रिक्स, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें क्या है, ये सारे सारे आपके आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट हैं, है ना। ऐसे अकाउंट मतलब विच इज़ बीन क्रिएटेड बाय मैन, ठीक है, जो बिल्कुल नेचुरल पर्सन की तरह एक्ट तो करते लेकिन नेचुरल पर्सन होते नहीं हैं। जैसे कोई, अगर मैं कम से रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की बात करूँ, तो रिलायंस इंडस्ट्रीज जो है एक क्या है, एक आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट है। आर्टिफिशियल को कह रहे हैं क्योंकि नेचुरल की तरह एक्ट तो कर रही है लेकिन नेचुरल पर्सन है नहीं। तो कहोगे सर रिलायंस इंडस्ट्रीज कैसे नेचुरल पर्सन की तरह एक्ट करती है? सर रिलायंस इंडस्ट्री का खुद का एक नाम है, उसकी एक आइडेंटिटी है, मार्केट में उसका रिकग्निशन है, वो अपने नाम पर एसेट परचेज कर सकती है, अपने नाम पर एसेट सोल्ड कर सकती है। ये काम तो यार नेचुरल पर्सन का ना, मेरा खुद का नाम है, मेरी एक आइडेंटिटी है, मैं अपने नाम पे कोई भी एसेट खरीदता हूँ, अपने नाम पे कोई भी एसेट क्या कर सकता हूँ, बेच सकता हूँ, क्योंकि मैं नेचुरल पर्सन हूँ। मेरा जैसा हूबहू काम रिलायंस इंडस्ट्रीज कर रही है, उसका भी अपना खुद का नाम है, उसकी खुद की आइडेंटिटी है, वो अपने एसेट नाम पे एसेट परचेज करती है, नाम पे एसेट बेच सकती है, उसकी मार्केट में गुडविल है, एक इमेज है ना। तो सर रिलायंस इंडस्ट्री भी नेचुरल पर्सन की तरह काम तो कर रही है लेकिन रिलायंस इंडस्ट्री नेचुरल पर्सन नहीं है, इसी लोग किस कैटेगरी में आ गया, हमारे आर्टिफिशियल पर्सन कैटेगरी में आ गया। तो हम सबके नाम नेचुरल पर्सन का नाम राम, श्याम, सीता, गीता, मोहन, वो भी नेचुरल पर्सन अकाउंट मतलब पर्सनल अकाउंट है। किसी कंपनी का नाम, क्लब का नाम, हॉस्पिटल का नाम, स्कूल का नाम, कॉलेज का नाम, चैरिटेबल ट्रस्ट का नाम, इंस्टीट्यूशन का नाम, वो सभी क्या है, वो हमारा पर्सनल अकाउंट है बाय वे ऑफ आर्टिफिशियल पर्सन अकाउंट। और मैं तुमको बताया था रिप्रेजेंटेटिव के लिए कि हर वो वर्ड जिसके आगे आउटस्टैंडिंग, एक्रूड, यहाँ प्रीपेड लग जाएगा, जिसके आगे हमारा आउटस्टैंडिंग लग जाएगा, एक्रूड लग जाएगा या हमारा प्रीपेड लग जाएगा, वो हमारे क्या हो जाएंगे, वो हमारे सर रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट हो जाएंगे। मैंने तुमसे रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट के कॉन्सेप्ट को बात की थी, ठीक है। आउटस्टैंडिंग याद करो क्या होता है, ऐसे अमाउंट जिसका बेनिफिट फर्म ने रिसीव कर लिया लेकिन पेमेंट नहीं किया, उनको क्या कहते हैं, आउटस्टैंडिंग कहते हैं। अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजीज वाली वीडियोस में भी ये चीज़ आपको क्लियर हो गई थी। आउटस्टैंडिंग क्या होता है सर, ऐसे अमाउंट जिसका ऐसे जिनका बेनिफिट फर्म ने रिसीव कर लिया लेकिन अभी तक उनका पेमेंट नहीं किया है। बेनिफिट रिसीव बट पेमेंट हैज नॉट बीन मेड बाय द फर्म, दे आर ट्रीटेड एज व्हाट, दे आर ट्रीटेड एज योर आउटस्टैंडिंग, है ना। एक्रूड के लिए क्या बोलते हैं हम लोग, अर्न बट नॉट रिसीव। अर्न बट नॉट रिसीव मीन्स वो सारे सारे अमाउंट जो फर्म ने कमा तो लिए हैं, अर्न तो कर लिए लेकिन अभी तक रिसीव नहीं किया। जैसे मैंने क्रेडिट सेल्स की, मैंने गुड को क्या क्रेडिट बेसिस पे सोल्ड कर दिया, तो जो सोल्ड किया क्रेडिट बेसिस पे, उसमें जो मेरा प्रॉफिट है वो कैसा है, अक्रूड प्रॉफिट है। मैंने गुड सोल्ड किया तो मेरा प्रॉफिट बन गया लेकिन अभी तक मैंने सर उस प्रॉफिट को रिसीव नहीं किया है, तो कैसा प्रॉफिट हो गया, अक्रूड प्रॉफिट हो गया। ठीक है, मैंने कोई वर्क परफॉर्म किया जिसके लिए मेरी कमीशन बन गई लेकिन अभी तक मैंने कमीशन रिसीव नहीं किया है, तो कैसी कमीशन है, अक्रूड कमीशन है। मैं फ्यूचर में रिसीव करूंगा, जब तक मैं रिसीव नहीं करता तब तक वो क्या बनी रहेगी, हमारी अक्रूड बनी रहेगी। ठीक है, और नेक्स्ट वन प्रीपेड। प्रीपेड का मतलब क्या होता है, मैंने तुमको बताया था, आपका मोबाइल का एग्जाम्पल लेके कि आप सबके मोबाइल आज की डेट में क्या प्रीपेड कनेक्शन है। प्रीपेड मीन्स पहले तुम पेमेंट करते हो, फिर क्या करते हो, फिर बेनिफिट ले पाते हो। ऐसा होता है मोबाइल के साथ ना सर, पहले क्या करना होता है तुमको, पहले तुमने पेमेंट कर दिया, 3 महीने का रिचार्ज करा लिया, अब 3 महीने तक बात कर पाओगे। ऐसा नहीं होता पहले 3 महीने बात करो फिर पेमेंट करो, ऐसा नहीं होता, है ना। तो आपका मोबाइल कैसा, वो प्रीपेड है। पापा का मोबाइल कैसा, वो पोस्टपेड है। पोस्टपेड के पापा मोबाइल, पापा क्या करते हैं, पहले 3 महीने बात करते हैं, हर महीने बात करते हैं, और फिर महीने के एंड में क्या आता है, उनका बिल आता है। ठीक है, लेकिन आपका मोबाइल कैसा, प्रीपेड कनेक्शन है। पेमेंट आप पहले करते हो, बेनिफिट बाद में रिसीव करते हो।
ठीक है। तो हर वर्ड जिसका आउटस्टैंडिंग, एक्रूड और प्रीपेड लग गया वो हमारे क्या हो जाएंगे, दे विल फॉर्म पार्ट ऑफ रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। ठीक है। अब आप बड़े आराम से अपने पर्सनल अकाउंट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सर ये तीनों विल फॉर्म पार्ट ऑफ योर पर्सनल अकाउंट। मैंने अगर कहा आउटस्टैंडिंग सैलरी तो तुम कहोगे सर क्योंकि आउटस्टैंडिंग लग गया, आउटस्टैंडिंग सैलरी मतलब पर्सनल अकाउंट होगी। मैंने कहा सेंट पैट्रिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल आर्टिफिशियल पर्सन मतलब कौन सा अकाउंट है, हमारा पर्सनल अकाउंट है। मैंने कहा राम, कहा सर नेचुरल मतलब पर्सनल अकाउंट है। ठीक है। तो आपको इन सबको अंडरस्टैंड करना है अपने पर्सनल अकाउंट को। आप बड़े नाम से क्या कर सकते हो, अपने पर्सनल अकाउंट को आइडेंटिफाई कर सकते हो। अगर तुमको ये तीनों एग्जांपल क्लियर है तो तुम पर्सनल अकाउंट को आइडेंटिफाई कर सकते हो। ठीक है। मैंने तुमसे कहा भी था कि कम से कम नेचुरल पर्सनल अकाउंट का 10 एग्जांपल लिख लेना अपने क्लासमेट्स के नाम। ठीक है। आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट का कम से कम 10 एग्जांपल लिख लेना, कंपनीज के नाम, इंस्टीट्यूशन का नाम, होटल्स के नाम, रेस्टोरेंट्स के नाम, क्लब के नाम, चैरिटेबल ट्रस्ट के नाम, दुनिया भर के नाम है। तुमको नाम करनी पड़ेगी तो 10,000 एग्जाम्पल लिख सकते हो। और रिप्रेजेंटेटिव के भी कम से कम 10 एग्जाम्पल लिखना, मतलब आउटस्टैंडिंग, जैसे आउटस्टैंडिंग सैलरीज, आउटस्टैंडिंग वेजेस, ये क्या हमारे सर रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है। एक्रूड का ले लो, एक्रूड कमीशन, ठीक है, एक्रूड इनकम, ये हमारी क्या रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है। और सर अगर मैं तुमसे बात की प्रीपेड, तो प्रीपेड का एग्जाम्पल को प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम, है ना। हम इंश्योरेंस प्रीमियम का पेमेंट पहले करते हैं और बेनिफिट हमको क्या होता है, पेमेंट करने के बाद रिसीव होता है। आपका मोबाइल, वो भी किसका एग्जाम्पल है, प्रीपेड एक्सपेंसेस का एग्जाम्पल है। आपके मोबाइल का रिचार्ज एक्चुअली किसका एग्जाम्पल है, वो भी हमारे प्रीपेड एक्सपेंसेस का एग्जाम्पल है। आप पेमेंट पहले करते हो, उसके बाद क्या करते हो, एक स्पेसिफिक पीरियड तक उस पे किए गए अमाउंट का बेनिफिट रिसीव करते रहते हो, होता है ना। तो इसके अलावा मैंने तुमसे बात की थी और मैंने तुमको समझाया था कि बेटा देखो इनके अलावा डेटर्स, क्रेडिटर्स, कैपिटल एंड ड्राइंग, हम इन सबको भी क्या करते हैं, हम इन सबको भी सब पर्सनल अकाउंट की कैटेगरी में रखते हैं। इस कई बार कंफ्यूजन होता है, मैं यहीं पे लिख देता हूँ बैंक। बैंक विल ऑल्सो फॉर्म पार्ट ऑफ ए पर्सनल अकाउंट। बैंक क्या है, एक इंस्टीट्यूशन है, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट है। ठीक है। तो बैंक में क्या, बैंक में हमारा पर्सनल अकाउंट की कैटेगरी में आएगा। तो डेटर्स, क्रेडिटर्स, कैपिटल एंड ड्राइंग, यू होपफुली यू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ डेटर्स एंड द क्रेडिटर एंड कैपिटल, क्योंकि तूने प्रीवियस वीडियो अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजीज वाली वीडियो में इन टर्म्स को अंडरस्टैंड किया हुआ है। ठीक है। तो ये भी क्या होंगे हमारे, ये सब भी हमारे पर्सनल अकाउंट के एग्जाम्पल माने जाएंगे। अब तुम्हारे पास ढेर सारे एग्जाम्पल होंगे पर्सनल अकाउंट के, तुम कुछ नहीं, तुम कम से कम 25-30 एग्जाम्पल, 40 एग्जाम्पल लिख सकते हो पर्सनल अकाउंट के। ठीक है। फिर मैंने तुमसे बात की थी किसकी, रियल अकाउंट की। और मैंने तुमको कहा था रियल अकाउंट में सर जितने तुम्हारे असेट्स हैं, फिक्स असेट्स हैं, दे विल फॉर्म पार्ट ऑफ योर रियल अकाउंट। ऐसी चीज़ें जिनसे हमको बेनिफिट मिलेगा या जिनको हम कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं या कैश के फॉर्म में है, मैं क्या कर रहा हूँ, ऐसी चीज़ें जिनसे बिजनेस को फ्यूचर में बेनिफिट रिसीव होगा या जिनको हम कैश के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है, या जो कैश के फॉर्म में ऑलरेडी हैं, वो सब क्या, वो सब रियल अकाउंट का फॉर्म होगी। रियल अकाउंट का एग्जाम्पल जैसे कैश, कैश क्या, कैश इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ रियल अकाउंट। लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, मोटर व्हीकल, टूल्स एंड इक्विपमेंट, ऑल दीज विल फॉर्म पार्ट ऑफ योर रियल अकाउंट। बिकॉज ये सारे क्या, ये सारे असेट्स हैं, हम इन सबको कैश के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे और या तो कैश की बात करो तो कैश ऑलरेडी क्या कैश फॉर्म में ही है, तो जिनको हम कैश के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं या जिनसे हमको फ्यूचर में बेनिफिट रिसीव होगा, दे विल फॉर्म पार्ट ऑफ व्हाट, दे विल फॉर्म पार्ट ऑफ आवर रियल अकाउंट। वो हमारे क्या हो जाएंगे, रियल का पार्ट माने जाएंगे। सी इफ यू टॉक अबाउट द नॉमिनल अकाउंट, तो जरा सा देखो ध्यान से, हर वो चीज जिसको हम एक्सपेंस और लॉसेज या इनकम और गेन के टर्म में मेजर कर सकते हैं। सी व्हाट आई एम सेइंग, हर वो चीज जिसको हम क्या कर सकते हैं, एक्सपेंस और लॉसेज और इनकम और गेन के टर्म में मेजर कर सकते हैं। एक्सपेंस या लॉसेज और इनकम या गेन के टर्म में मेजर कर सकते हैं। जैसे एक्सपेंसेस, सर मैंने तुमसे बात की थी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, उसके एक्सपेंस बोलते हैं, तुमने अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी देखा हुआ था। लॉसेज, सर ऐसे एक्ट बिजनेस के जिसके बदले में बिजनेस को कुछ रिसीव ना हुआ हो, वो क्या लॉस हो जाता है। बिजनेस की इनकम, सर रूटीन एक्टिविटी को परस्यू करके जो अमाउंट रिसीव करता वो, उसके अलावा नॉन रूटीन एक्टिविटी को परस्यू करके जो सरप्लस रिसीव कर लिया वो क्या बिजनेस की इनकम है। ठीक है, वो क्या बन जाता है, बिजनेस का गेन बन जाता है। तो अब ध्यान से देखो, जितने एक्सपेंस और लॉसेस है, इनकम्स गेन है, अगर तुम किसी भी आइटम को या किसी भी अकाउंट को इन टर्म में मेजर कर सकते हो तो दैट विल फॉर्म पार्ट ऑफ योर नॉमिनल। जैसे वेजेस, वेजेस क्या है, बिजनेस हमेशा वेजेस का पेमेंट करेगा, बिजनेस हमेशा सैलरी का पेमेंट करेगा, करेगा ना। तो बिजनेस के लिए क्या है, एक्सपेंस है, विल फॉर्म पार्ट ऑफ विच अकाउंट, विल फॉर्म पार्ट ऑफ ए नॉमिनल अकाउंट, है ना। सर लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट, एक्सीडेंट, ये तो लॉस है ना बिजनेस के। ऐसी एक्टिविटी हो गई जिसके बदले बिजनेस को रिसीव नहीं किया बल्कि उसके एसेट वैल्यू घट गई, लॉस बाय फायर,
बिजनेस को कुछ मिला नहीं, बल्कि उसके बाद जो असेट उसकी वैल्यू क्यों घट गई। ये क्या है सर, ये लॉस है। कैसा अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है। लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट विल फॉर्म पार्ट ऑफ योर नॉमिनल अकाउंट। इन द सेम वे अगर मैं तुमसे बात करूँ इनकम्स और गेन की, तो अमाउंट रियलाइज फ्रॉम द सेल दैट विल फॉर्म पार्ट ऑफ सर नॉमिनल अकाउंट। इनकम हमारा सेल करके अंदर जो पैसा रिसीव हमारी इनकम है, कौन सा अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है। सर कोई फिक्स एसेट को बेच दिया, प्रॉफिट हो गया, अगर किसी फिक्स एसेट को बेचा हमको प्रॉफिट हो गया, तो कौन सा अकाउंट वो हमारा, वो भी हमारा नॉमिनल अकाउंट हो जाएगा। ठीक है, बिजनेस को कोई विंडफॉल गेन हो गया, विंडफॉल गेन मीन्स सर अनएक्सपेक्टेड गेन रियलाइज हो गया बिजनेस को, तो विल आल्सो फॉर्म पार्ट ऑफ योर नॉमिनल अकाउंट। तो वो सारे आइटम्स को आप क्या कर सकते हो, नॉमिनल का पार्ट रख सकते हो। इसका कई एग्जांपल जैसे वेजेस, सैलरी, प्रिंटिंग, ऑथराइज स्टेशनरी, ठीक है, रेंट, कमीशन पेड, ठीक है, दिस ऑल विल फॉर्म पार्ट ऑफ नॉमिनल अकाउंट। ये सारे के सारे नॉमिनल अकाउंट है। और भी कुछ एग्जांपल हो सकते हैं, जैसे कमीशन रिसीव आपकी गेन हो गई, रेंट रिसीव आपका गेन हो गया, अमाउंट रियलाइज फ्रॉम द सेल ऑफ द कमोडिटी आपको गेन हो गया, सेल्स आपका गेन हो गया। तो ये सब भी क्या आपके नॉमिनल अकाउंट का पार्ट बनने जाएंगे। ठीक है, तो देयर आर नंबर ऑफ एग्जांपल्स फॉर द नॉमिनल अकाउंट। बस आपको याद रखना है कि जिन आइटम को आप एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम्स और गेन के टर्म में मेजर कर लोगे, वो सब क्या हो जाएंगे, वो सारे के सारे आपके नॉमिनल अकाउंट बन जाएंगे। होपफुली क्लियर है। तो अभी तो आपने क्या कि इन सब के एग्जांपल्स को अंडरस्टैंड कर लिया। ठीक है, प्रैक्टिस करना, जितने एग्जांपल में बोले उनको लिखने की, वो सब अच्छे से तैयार भी कर लो, आगे तुमको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। ठीक है, फिर मैंने तुमसे बात करनी इनके रूल की, तो इनके लिए कुछ रूल सेट किए गए हैं। पर्सनल अकाउंट के कुछ रूल सेट किए गए हैं, रियल के कुछ रूल सेट किए गए हैं, और नॉमिनल अकाउंट के भी कुछ रूल सेट किए गए हैं ना। तो उन रूल्स को देखेंगे जिनको बोलते हैं सर गोल्डन रूल। हमारे रूल क्या एक्चुअली देखते हैं। पर्सनल अकाउंट का रूल है डेबिट द रिसीवर and credit the giver. Debit the receiver and credit the giver. This is the rule for the personal account. ठीक है, मतलब अगर कोई पर्सनल अकाउंट रिसीव कुछ कर रहा है तो उसको हम डेबिट कर देंगे, और अगर दे रहा है तो उसको क्या कर देंगे, गिवर है तो क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। दिस इज फ्रॉम द बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू। नेक्स्ट इज व्हाट, इसका रूल क्या है, रियल का डेबिट व्हाट कम्स इन and credit what goes out. Debit what comes in, credit what goes out means what, कि मतलब अगर रियल अकाउंट बिजनेस में आ रहे हैं तो उनको हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, और अगर कोई रियल अकाउंट बिजनेस में जा रहा है तो उसको क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, एंड नेक्स्ट वन इज व्हाट सर, नेक्स्ट वन इज व्हाट सर, नॉमिनल अकाउंट। तो नॉमिनल अकाउंट क्या है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन। ठीक है, आप कहोगे सर ये डेबिट और क्रेडिट क्या है, और डीआर और सीआर क्या लिख रहे हो। सर देखो दो वर्ड होता है अकाउंट्स में, डेबिट एंड क्रेडिट। ठीक है, दी डेबिट एंड क्रेडिट एक्चुअली व्हाट, दे आर द टू साइड्स ऑफ एन अकाउंट। उसके बाद हम थोड़ी देर बात करेंगे, थोड़ा रुक जाएंगे। हम डेबिट को डीआर से रिप्रेजेंट करते हैं और क्रेडिट को सीआर से रिप्रेजेंट करते हैं। ये क्या एब्रिविएशन है, डेबिट के लिए डीआर के यूज करते हैं, क्रेडिट के लिए सीआर तो यूज करते हैं, फर्स्ट टू लेटर्स। डेबिट के लिए डीआर के यूज करते हैं, ये मैं तुमसे कभी आगे की वीडियो डिस्कस करूंगा। पहले कॉन्सेप्ट को समझो। ठीक है, तो तुमने अकाउंटिंग इक्वेशन में सीखा था डबल एंट्री सिस्टम पे जो बेस्ड थी, याद है अकाउंटिंग इक्वेशन, जस्ट इससे पहले वाला चैप्टर अकाउंटिंग इक्वेशन विच इज बेस्ड ऑन द डबल एंट्री सिस्टम। तो वहाँ सीखा था दैट ईच ट्रांजेक्शन विल हैव एटलीस्ट टू इफेक्ट। हर ट्रांजेक्शन के कम से कम दो इफेक्ट होंगे। अगर याद करो तो तुम देखा था स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, तो असेट साइड तुम कैश बढ़ाते थे, लायबिलिटी साइड तुम कैपिटल बढ़ाते थे। जितने भी ट्रांजेक्शन हो रहे थे, हर ट्रांजेक्शन के कम से कम दो इफेक्ट पड़ रहा था। दो से ज़्यादा भी हो सकता था, लेकिन दो तो था ही, दो से कम हो सकता नहीं था। एक इफेक्ट नहीं, हर ट्रांजेक्शन के कम से कम दो इफेक्ट होंगे, दो से ज़्यादा बिल्कुल पॉसिबल हो सकता है ना। तो बस वही कॉन्सेप्ट पे हमारा ये जो जनरल एंट्रीज है वो बेस्ड है सर। अब देखो हर अकाउंट, हर ट्रांजेक्शन में कम से कम दो इफेक्ट होंगे। अगर एक एक्सपेक्ट डेबिट होता तो दूसरा एक्सपेक्ट क्या हो जाएगा हमारा, दूसरा एक्सपेक्ट क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, हर ट्रांजेक्शन के दो एक्सपेक्ट होंगे, तुमको उन एक्सपेक्ट्स को आइडेंटिफाई करना है और फिर उनको कैटेगराइज करना है। आइदर दे विल फॉर्म पार्ट ऑफ ए पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। और फिर तुमको उनका ये रूल के बेसिस पे डिसाइड करना है कि हम किसी अकाउंट को, ट्रांजेक्शन में जो दो अकाउंट है उनसे ज़्यादा अकाउंट अफेक्टेड हो रहे हैं, ठीक है, इन रूल के बेसिस पे आइडेंटिफाई करना है कि वो पर्सनल, रियल या नॉमिनल है, और फिर उन अकाउंट को हमको डेबिट करना है कि क्रेडिट करना है। यही हमको सीखना है। हम इसी तरह से ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करेंगे इस रूल के बेसिस पे। ठीक है, इनके साथ साथ दो और रूल मैंने लिखे थे, मैं तुमको बताना है। दो रूल और किसके हैं सर, दैट इज द रूल फॉर द असेट्स एंड द लायबिलिटीज। पहले ये रूल हो गए, ये इंपॉर्टेंट हमारे।
ठीक है, इनको ट्रेडिशनल रूल कहते हैं, ट्रेडिशनल अप्रोच और ट्रेडिशनल रूल। अब मॉडर्न अप्रोच अगर देखें तो तुम क्योंकि मॉडर्न बच्चे हो इसमें मैं तुमको मॉडर्न अप्रोच भी बता देता हूँ, थोड़ा सा उसको याद करने की कोशिश करना। मॉडर्न अप्रोच, ठीक है, इफ यू टॉक अबाउट मॉडर्न अप्रोच फॉर डेबिट एंड क्रेडिट, तो मॉडर्न अप्रोच में तुमको सिर्फ उसे असेट्स और लायबिलिटीज का रूल बताता हूँ। बिल्कुल, जो असेट का रूल है जस्ट इसी का अपोजिट क्या हमारे लायबिलिटीज का रूल है। असेट का रूल क्या कहता है, इंक्रीज इन असेट्स ऑलवेज डेबिट, डिक्रीज इन असेट्स ऑलवेज क्रेडिट। और जो इसी का उल्टा जो हमारे रूल है वो किसका है, लायबिलिटीज का रूल है। लायबिलिटीज का रूल क्या कहता है, डिक्रीज इन लायबिलिटीज ऑलवेज डेबिट एंड इंक्रीज इन लायबिलिटीज ऑलवेज क्रेडिट। ठीक है, और रूल है यहाँ पे मॉडर्न अप्रोच में देखें तो इनकम का, एक्सपेंस का, तो फिलहाल हमको फिलहाल अभी एसेट्स और लायबिलिटीज का रूल याद रखना है। ठीक है, ये दोनों रूल लिख लो और फिलहाल पर्सनल, रियल और नॉमिनल का रूल भी फटाक से कॉपी में लिख लो, फिर मैं तुमसे आगे डिस्कस कर लेता हूँ। ठीक है, ये जो रूल्स हैं हम इन्हीं रूल के बेसिस पे डिसाइड कर पाते हैं कि किसी ट्रांजैक्शन में जो दो या दो से ज़्यादा अकाउंट अफेक्टेड हो रहे हैं वो पर्सनल है, रियल है कि नॉमिनल है, और फिर इन्हीं रूल के बेसिस पे डिसाइड करते हैं कि उन अकाउंट को डेबिट करना है कि क्रेडिट करना है। ठीक है, होपफुली आपने रूल लिख लिया। तो अगर आपने रूल लिख लिया तो मैं तुमको बताता हूँ, जैसे मैं तुमको एक ट्रांजेक्शन देता हूँ, ठीक है, इसको मैं वाइप करूँ। ट्रांजेक्शन को हमको क्या करना है, रिकॉर्ड करना है। ठीक है, और तुमको अगर अकाउंटिंग की डिफिनेशन याद है, जो मैंने तुमको डिफिनेशन बताई थी, अकाउंटिंग इज द आर्ट, है ना, दिस इज डिफिनेशन विच इज गिवन बाय अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटिंग, that accounting is the art of recording, classifying, summarizing in a significant manner in terms of money transaction and event which are at least part of financial character and interpretation of result thereof। ये मैंने तुमको पूरी डेफिनेशन लिखवाई थी और फिर यहाँ पे एक एक पॉइंट का एक्सप्लेन किया था। तो पहले शुरुआत कहाँ से, अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, है ना, अकाउंटिंग क्या है, आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग है, रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन। और तुम ट्रांजेक्शन को कहाँ रिकॉर्ड करते हो, तुम ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हो जर्नल में। ट्रांजेक्शन को कहाँ रिकॉर्ड करते हैं, वी रिकॉर्ड द ट्रांजेक्शन इन द जर्नल। जितने भी ट्रांजेक्शन्स हैं, जो भी ट्रांजेक्शन होता है बिजनेस में, कोई भी ट्रांजेक्शन चाहे जैसा भी हो, गुड्स परचेज करने का, गुड्स सोल्ड करने का, वेजेस पे करने का, सैलरीज पे करने का, रेंट पे करने का, नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन आर देयर। तो किसी बिजनेस के पॉइंट ऑफ सोच लो, अगर आपका बिजनेस तो आप अपने बिजनेस के पॉइंट ऑफ सोच लो, वहाँ पे ढेर सारे ट्रांजेक्शन इन्वॉल्व हैं। ठीक है, हम उन सारे के सारे ट्रांजेक्शन को जो मॉनिटरी नेचर के हैं, मॉनिटरी नेचर के हैं मतलब जिसमें या तो पैसा आता है या तो पैसा जाता है, या जिन ट्रांजेक्शन को हम मनी के टर्म में मेजर कर सकते हैं, हम सारे के सारे ट्रांजेक्शन को जो कि मॉनिटरी नेचर के हैं, जिनको मनी के टर्म में मेजर कर सकते हैं, को हम रिकॉर्ड कर सकते हैं। मेरा ध्यान समझिएगा, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ सारे के सारे ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड कर सकते हैं। कहाँ पर रिकॉर्ड कर सकते हैं, जर्नल में रिकॉर्ड कर सकते हैं। और वो रूल तुमको अंडरस्टैंड करना है किस बेसिस पर ट्रांजेक्शन को जर्नल में रिकॉर्ड कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर मैं आपसे रूल की बात करूँ तो वो रूल यहाँ पे है। अब जैसे मैं एक ट्रांजेक्शन लेता हूँ, ठीक है, अब जर्नल का फॉर्मेट तुमको कैसे बनाना वो देखेंगे। अभी फिलहाल ट्रांजेक्शन को देखते हैं, कोई एक ऐसे अपने मन से ट्रांजेक्शन ले लेते हैं। सपोज हमारा ट्रांजेक्शन है परचेज, ठीक है, आई एम राइटिंग द ट्रांजेक्शन, परचेज गुड्स फॉर कैश ₹10,000। बिजनेस ने क्या किया, बिजनेस ने गुड्स को परचेज किया, कितने का, ₹10,000 का। अगर बिजनेस ने गुड्स को परचेज किया ₹10,000 का, तो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट इन दिस ट्रांजेक्शन हाउ मेनी अकाउंट्स आर बीइंग अफेक्टेड। इफ दिस इज अ ट्रांजेक्शन, तो इसमें कौन कौन से अकाउंट अफेक्टेड हो रहे हैं, कितने अकाउंट, दो या दो से ज़्यादा, 3, 4, 5, 10 कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन दो से ज़्यादा होंगे, दो होंगे या दो से ज़्यादा होंगे, उससे कम नहीं हो सकते। तो अगर बिजनेस ने गुड्स परचेज किया ₹10,000 का और कैश, तो देखो कौन कौन से ट्रांजेक्शन अफेक्ट हुए हैं। पहला, अगर ने गुड्स को परचेज किया तो तुम अकाउंटिंग क्वेश्चन में देखते थे क्या होता था, गुड्स को परचेज के स्टॉक बढ़ता था, गुड्स को सोल्ड के स्टॉक घटता था, याद है ना। अकाउंटिंग क्वेश्चन में जब भी गुड्स हमने परचेज किया स्टॉक बढ़ा देते थे, गुड्स सोल्ड के स्टॉक घटा देते थे। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होगा, आप जब भी गुड्स को परचेज करें तो आप परचेज वर्ड यूज़ करेंगे, और जब भी आप गुड्स को सोल्ड करेंगे तो आप सेल्स वर्ड यूज़ करेंगे। ऑलवेज रिमेंबर, जर्नल एंट्रीज में जब आप ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कर रहे होंगे, जब भी आप ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कर रहे होंगे, तो आपको याद रखना है कि अगर आप गुड्स को परचेज करेंगे तो क्या करेंगे, परचेज बोलेंगे, परचेज अकाउंट ओपन करेंगे, और जब आप गुड्स को सोल्ड करेंगे तो क्या करेंगे, सेल्स अकाउंट ओपन करेंगे।
ठीक है, स्टॉक से नहीं काम चलने वाला। इस बार क्या करेंगे, गुड्स परचेज के तो परचेज अकाउंट, गुड्स सोल्ड के तो सेल्स अकाउंट। तो देखो गुड्स परचेज फॉर कैश रुपीज 10,000, अगर बिजनेस ने 10,000 रुपये का गुड्स कैश में परचेज किया, ठीक है, अगर बिजनेस ने क्या किया 10,000 रुपये का गुड्स कैश में परचेज किया, तो गुड्स को क्यों परचेज किया गया, तो एक बार कौन सा अकाउंट अफेक्टेड होगा, एक तो परचेज अकाउंट अफेक्टेड हो गया, और क्योंकि हमने गुड्स को कैश में परचेज किया मतलब बिजनेस से कैश जाएगा, हमने गुड्स खरीदा तो उसके बाद हम पेमेंट करेंगे, बिजनेस से कैश जाएगा। तो क्योंकि हमने कैश में परचेज किया है तो दूसरा अकाउंट कौन सा अफेक्टेड हो गया, कैश अकाउंट अफेक्टेड हो गया। तो इन दिस ट्रांजेक्शन टू अकाउंट्स आर बीइंग अफेक्टेड, दैट इज परचेज अकाउंट एंड द कैश अकाउंट। इस ट्रांजेक्शन में दो अकाउंट अफेक्टेड हो, एक तो परचेज और दूसरा हमारा कैश अकाउंट। अब तुम ध्यान से देखो तो परचेज कौन सा अकाउंट है, हमने गुड्स परचेज किया तो इसको हम एक्सपेंस मानेंगे ना, गुड्स परचेज के पैसा है, गुड्स परचेज किया तो परचेज इज व्हाट, परचेज इज एक्सपेंस फ्रॉम द बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू। सिंस परचेजिंग एक्सपेंस, तो ये कौन सा अकाउंट है, पर्सन, रियल एंड नॉमिनल, क्योंकि आपने गुड्स को परचेज किया तो तुमने कहा सर ये एक्सपेंस है, इसलिए कौन सा अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है। और कैश, कैश इटसेल्फ इज व्हिच अकाउंट, इज एन रियल, कैश असेट है। मैंने तुमको बताया था हर वो असेट जिनको हम कैश फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं या जो कैश फॉर्म में ही हैं विल फॉर्म पार्ट ऑफ योर रियल अकाउंट। तो कैश कौन सा अकाउंट है, रियल अकाउंट है कि नहीं, है ना। तो ध्यान से देखो, तूने गुड्स परचेज किया, आपका एक्सपेंस था, और नॉमिनल अकाउंट क्या कहता है कि सारे एक्सपेंस या लॉसेस हो या एक्सपेंस हो सबको क्या करना है, डेबिट करना है। तो अगर नॉमिनल को रूल को देखें तो हमको परचेज को क्या करना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा, ठीक है। रिकॉर्डिंग का मतलब क्या है कि ट्रांजैक्शन में जो अकाउंट अफेक्ट हो रहे हैं उनमें से कुछ अकाउंट को डेबिट करना और कुछ को क्या करना है, क्रेडिट करना है, बस यही मतलब है रिकॉर्डिंग का। आगे और भी ज़्यादा क्लियर समझ आएगा कि रिकॉर्डिंग से पर्पस क्या होता है, उससे क्या होने वाला है, ठीक है। अभी फिलहाल तो क्योंकि हमने गुड्स को परचेज किया था, तूने आइडेंटिफाई किया गुड्स को परचेज किया, परचेज कौन सा अकाउंट हमारा, नॉमिनल अकाउंट है, और नॉमिनल का रूल क्या कहता है कि एक्सपेंस को क्या करना है, डेबिट करना है, तो मैंने इसको डेबिट कर दिया, ठीक है। बात क्लियर हो रही है। नेक्स्ट वन इज योर कैश अकाउंट, तूने कहा कैश एक तो असेट है, असेट मतलब कौन सा अकाउंट, रियल अकाउंट हो गया। अगर कैश रियल अकाउंट है, आपने गुड्स परचेज किया तो कैश आ रहा है कि जा रहा है बिजनेस से, अगर गुड्स मैंने परचेज किया तो मेरे बिजनेस से कैश जा रहा होगा। और रियल अकाउंट का रूल क्या कहता है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जो रियल अकाउंट जाते हैं बिजनेस उनको क्या कर देते हैं, उनको हम क्रेडिट कर देते हैं, है ना। तो आपने डिसाइड कर लिया कि ये जो हमने गुड्स परचेज फॉर कैश रुपीज 10,000 है, इसमें कौन कौन से अकाउंट अफेक्टेड हुए हैं, इसमें दो अकाउंट अफेक्टेड हुए हैं, परचेज और कैश। परचेज नॉमिनल अकाउंट है, डेबिट कर देंगे, कैश रियल अकाउंट है, क्रेडिट कर देंगे। इनके रूल के बेसिस पर डिसाइड कर लिया कि किसको डेबिट करना है, किसको। आर्बिट्रेरी अपने मन से आप कुछ भी नहीं कर सकते हो, रूल के बेसिस पे आप डिसाइड कर पाओगे कि किसी अकाउंट को हमको डेबिट करना है, किसी अकाउंट को हमको क्रेडिट करना है। जैसे हमारे यहाँ पे क्लियर हो गया, तो अब इसको रिकॉर्ड करेंगे। और रिकॉर्ड कहाँ करते हैं ट्रांजेक्शन को, जर्नल में। जर्नल का फॉर्मेट है, फॉर्मेट कैसा है, डेट कॉलम, पर्टिकुलर कॉलम, लेजर फोलियो, डेबिट अमाउंट एंड क्रेडिट अमाउंट, कितने कॉलम होते हैं जर्नल में, ठीक है। दिस इज योर डेट कॉलम, दिस इज योर पर्टिकुलर कॉलम, दिस वन इज योर लेजर फोलियो कॉलम, देन योर डेबिट अमाउंट एंड दिस वन इज योर क्रेडिट अमाउंट कॉलम, ठीक है। अब ध्यान से देखो, जो भी डेट होगी वो डेट यहाँ लिख लेंगे। पर्टिकुलर कॉलम हम ये इसी चीज़ को रिकॉर्ड करेंगे। रिकॉर्ड कैसे करना है, डेबिट को पहले हम डेबिट को रिकॉर्ड करते हैं, फिर हम क्रेडिट को रिकॉर्ड करते हैं। डेबिट किसको करना है, परचेज को, तो यहाँ लिखो परचेज अकाउंट, इसको क्या करना डेबिट, तो मैंने कॉर्नर क्या किया, मैंने कॉर्नर पे डेबिट लिख दिया, ठीक है। उसी तरह हमको कैश को क्या करना है, क्रेडिट करना है। अब क्रेडिट के लिए हम टू नहीं लिखते हैं, हम क्या करते हैं यहाँ पे क्रेडिट के लिए, क्रेडिट को कैसे सीआर नहीं लिखते हैं, क्रेडिट को लिखने हम क्या कर देंगे, टू लिखेंगे, ठीक है। जर्नल में ये जो हमारा जर्नल एंट्रीज है, यहाँ पे क्रेडिट कैसे रिप्रेजेंट होता है, क्रेडिट इज बीइंग रिप्रेजेंटेड बाय द वर्ड टू, ठीक है। तो क्रेडिट किसको करना, कैश को, मैंने यहाँ लिख दिया टू कैश अकाउंट। कितने गुड्स परचेज किया 10,000, तो मैंने डेबिट कॉलम में 10,000 लिख दिया और मैंने क्रेडिट कॉलम में क्या लिख दिया 10,000 लिख दिया। दिस इज हाउ वी रिकॉर्ड द ट्रांजेक्शन इन जनरल। ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने से पहले आपको ये सारे के सारे रूल को ध्यान में रखना है। इन रूल के बेसिस पे ही आप ट्रांजेक्शन को जनरल में रिकॉर्ड कर पाएंगे। है बड़ा आसान सा, लेकिन थोड़ा सा हाँ दिमाग लगाना है, बिना दिमाग लगाए काम करने वाला नहीं है। तो मैंने क्या किया, मैंने ट्रांजेक्शन को जनरल में रिकॉर्ड कर लिया। अब ये जो रिकॉर्डिंग है, रिकॉर्डिंग के बेसिस पे हमको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन लिखनी है। ये जो रिकॉर्डिंग है एक किस लिए है, तो मैंने शुरुआत देखो करनी है मतलब बीइंग से। बीइंग
ये क्या किसने हमने रिकॉर्ड किया, क्या ट्रांजेक्शन था, गुड्स परचेज का ना, तो मैंने लिखा बीइंग गुड्स परचेज। तुम चाहो तो आगे बढ़ाना चाहो तो लिखो गुड परचेज फॉर कैश, लेकिन फिलहाल हमने इसको बोलते हैं नरेशन। नरेशन क्या होता है, वो जो हमने ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड किया, रिकॉर्डिंग से शॉर्ट इन्फॉर्मेशन क्या कहलाती है, हमारी नरेशन कहलाती है। ट्राई टू अंडरस्टैंड मैं क्या करूँ, नरेशन क्या होता है, और रिकॉर्डिंग की जो शॉर्ट इन्फॉर्मेशन होती है उसको हम क्या कह देते हैं, उसको नरेशन कह देते हैं। क्लियर है। मैं तुमको एक छोटा सा ट्रांजेक्शन दे रहा हूँ और ट्रांजेक्शन के बेसिस एंट्री क्या होगी वो तुम खुद से पास करो। नॉट सी द ट्रांजेक्शन, व्हाट इज द ट्रांजेक्शन। मैंने बोला सैलरी पेड ₹10,000, सी व्हाट इज द ट्रांजेक्शन, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ट्रांजेक्शन को। ठीक है, द ट्रांजेक्शन इज सैलरी पेड ₹10,000। बिजनेस ने 10,000 रुपये की सैलरी का पेमेंट किया। तो आपको पहले क्या करना, इस ट्रांजेक्शन में आइडेंटिफाई करना है कि कौन कौन सा अकाउंट अफेक्टेड हो रहा है। पहले आप वो आइडेंटिफाई कर लो। सैलरी पेड ₹10,000, अगर 10,000 रुपये की सैलरी का पेमेंट किया गया तो पहले क्या आइडेंटिफाई करोगे, कौन कौन से अकाउंट अफेक्टेड हो रहा है। फिर आप इन अकाउंट के बेसिस पे डिसाइड करोगे कि ये पर्सनल अकाउंट है, रियल अकाउंट है या नॉमिनल है। ठीक है, और फिर पर्सनल, रियल या नॉमिनल का रूल लगा लोगे। चलो जल्दी से करो, आई एम गिविंग टाइम फॉर 2 मिनट्स, जल्दी से कर लो। अगर मुझे इस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना होता, ठीक है, अगर मुझे इस ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करना, ट्रांजेक्शन क्या होता है, सैलरी पेड टू ₹10,000, हमने 10,000 रुपये की सैलरी का पेमेंट किया। तो मैं पहले क्या करता, मैं देखता कि इस ट्रांजेक्शन में कौन कौन सा अकाउंट अफेक्टेड हो रहा है। अब देखो, बिजनेस ने पेमेंट किया सैलरी का, बिजनेस को कि पेमेंट किया, पैसा खर्चा किया, तो एक्सपेंस बोलोगे ना यार, बहुत आसान है एक्सपेंस के लिए। बिजनेस में जब भी बिजनेस पेमेंट करता है जिस रीजन से, वो रीजन का होता है एक्सपेंस बन जाता है। मैंने गुड्स परचेज किया तो परचेज मेरा एक्सपेंस बन गया, परचेज में मुझे पैसा खर्चा करना पड़ा। मैंने सैलरी का पेमेंट किया, वेजेस का पेमेंट किया, ऑफ्टाई का पेमेंट किया, फ्रेट का पेमेंट किया, कैरेज का पेमेंट किया, रेंट का पेमेंट किया, ये सब क्या मेरा एक्सपेंस है। क्योंकि बिजनेस से पैसा जा रहा है और पैसा जाता तो एक्सपेंस बोल देंगे, बस इतनी चीज़ तुमको ध्यान रखनी है एक्सपेंस के लिए, बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट। तो बिजनेस सैलरी का पेमेंट किया तो तुमने कहा सर किसका पेमेंट किया, सैलरी का, तो सैलरी इज व्हाट एन एक्सपेंस फ्रॉम द बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू। पहले अकाउंट सैलरी फैक्टर हो गया। और पेमेंट कैसे करोगे, तो सर भाई साहब पेमेंट तो हमेशा हम कैसे करेंगे, कैश में करेंगे, कोई दूसरा ऑप्शन अभी तक पेमेंट करने का नहीं आया। तो यहाँ पे दो ट्रांजेक्शन कौन कौन से, दो अकाउंट इस ट्रांजेक्शन में कौन कौन से फैक्टर है, पहला तो सैलरी, दूसरा कैश। अब तुमको आइडेंटिफाई करना है सैलरी पर्सनल है कि रियल है कि नॉमिनल है। तो देखो हमने सैलरी का पेमेंट किया, एक्सपेंस है, क्योंकि आप सैलरी को एक्सपेंस के टर्म में मेजर कर सकते हो। सैलरी कौन सा अकाउंट हो जाएगा हमारा, तो कहोगे सर सैलरी हमारा नॉमिनल अकाउंट हो जाएगा। और तुम जानते हो सर कैश तो क्या है, कैश तो कैश है, रियल अकाउंट का रियल ही रहेगा, कैश असेट है। ठीक है, कैश के फॉर्म में है, वो कौन सा अकाउंट है, रियल अकाउंट है। ठीक है, अब देखो सैलरी का पेमेंट क्या बिजनेस में, सैलरी एक्सपेंस है, और नॉमिनल का रूल क्या कहता है, एक्सपेंस को क्या करना है, डेबिट करना है। तो सैलरी को क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे। अगर मैं तुमसे बात करूं कैश की, रियल अकाउंट है, अगर हमने सैलरी का पेमेंट किया तो बिजनेस से कैश जाएगा, और जब कैश जाता है तो रूल क्या कहता है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, कहता ना, क्या कहता है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अगर रियल अकाउंट बिजनेस से जा रहे हैं तो उनको क्या करना है, उनको क्रेडिट करना है। रियल अकाउंट कैश है, ये बिजनेस जा रहे हैं इसलिए उसको क्या कर देंगे, इसको हम क्रेडिट कर देंगे, और बड़े आराम से इत्मीनान से अपनी एंट्री पास कर सकते हैं। और हमारी एंट्री क्या बनेगी, हमारी एंट्री बन जाएगी, सैलरी को डेबिट करना है तो मैंने यहाँ लिख दिया सैलरी अकाउंट डेबिट, और क्रेडिट के लिए हम क्या वर्ड यूज़ करते हैं, टू, किसको क्रेडिट करना है, कैश अकाउंट को, तो मैंने कैश को क्या किया, यहाँ पे क्रेडिट भी कर दिया। ठीक है, याद रखना क्रेडिट वर्ड के लिए हम क्या यूज करेंगे, यहाँ पे वर्ड टू, टू कैश। तो देखो हमारी एंट्री बन गई, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, है ना। कितना सैलरी पे किया आपने, 10,000 रुपीज, तो यहाँ लिख दिया अमाउंट का डेबिट पे 10,000, और क्रेडिट में क्या करेंगे 10,000 रुपीज आप लिख देंगे। अब नरेशन लिखना है तो तुमको पता है कि नरेशन की शुरुआत हमेशा कैसे करेंगे, बीइंग से करेंगे। बीइंग कॉमा दे दिया, सैलरी को पेमेंट किया तो आप लिख लो बीइंग क्या, सैलरी पेड, और ब्रैकेट क्लोज। बस यही सिंपल सा काम आपको करना है, और कोई टेंशन वाली बात नहीं है। इजीली यू कैन रिकॉर्ड ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन, आप बड़े आराम से क्या कर सकते हैं, सारे ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कर सकते हैं। ठीक है, होपफुली क्लियर है। एक छोटा सा एग्जांपल और लगते हैं, जैसे मैं तुमको बोलता हूँ सेल्स ₹5,000, चलो सेल्स ₹5,000। ठीक है, अगर बिजनेस ने क्या किया, बिजनेस ने गुड्स को सोल्ड किया, ये नरेशन, ये तो ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर लिया। अब मैंने तुमको एक ट्रांजेक्शन और दे दिया, क्या दिया, सेल्स ₹5,000, बिजनेस क्या किया, 5,000 गुड्स सोल्ड किया। तो अब इसकी एंट्री क्या बनेगी, हाँ जनरल एंट्रीज हम कैसे इसको रिकॉर्ड करेंगे वो देखनी है। तो जल्दी से मुझे एंट्री बताओ,
फिर ठीक है, मैं तुमसे एंट्री डिस्कस भी कर लेता हूँ। तो अगर मुझे इस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना होता है सेल्स रुपीज 1000 10,000 को, या 5,000 तो यहाँ पे सेल्स रुपीज 5,000, तो मैं कैसे रिकॉर्ड करता? देखो, बिजनेस गुड सोल्ड किया है, अब यहाँ पे कुछ बताया नहीं कि कैश सेल्स है कि क्रेडिट सेल्स है। कुछ दिन मेंशन तो क्या मानेंगे? कैश सेल्स मानेंगे। भाई अगर मैंने उधार पे दिया सामान तो मैं जिसको उधार पे दिया उसका नाम और लिखूंगा, याद रहता नहीं रहता। यहाँ पे पार्टी का नाम मेंशन नहीं है, मैंने सामान किसको दिया उसको मैंने याद नहीं रखा। अगर मैंने सामान उधार पे दिया होता तो मैं पक्की बात है पार्टी को याद रखता। लेकिन यहाँ मैंने जिस कस्टमर को सामान उधार पे बेचा, जिस कस्टमर को सामान बेचा है मैंने उसको याद नहीं रखा, इसका मतलब मैंने उससे पैसे रिसीव कर लिए हैं, तभी तो याद नहीं रखा। जैसे मैं तुमको गुड सोल्ड करूंगा उधार पे तो मैं तुम्हारा नाम याद रखूंगा, क्यों? क्योंकि मुझे फ्यूचर में तुमसे कैश रिसीव करना है। लेकिन अगर मैंने तुमको गुड्स कैश में सोल्ड कर दिया तो मुझे तुम्हें याद करने की जरूरत नहीं है। वही बात है, क्योंकि यहाँ पे अपने कस्टमर जिसको गुड सोल्ड किया तो उसका नाम मेंशन नहीं है, इसलिए हमने माना कि हमारी कैसी सेल्स है? कैश सेल्स है। हमने कितने गुड सोल्ड किया? 5,000 रुपीज़ का। तो जब हमने गुड सोल्ड किया ना, तो मैंने तुमको पहले बताया जब गुड सोल्ड करते हैं तो उसके लिए एक सेल्स अकाउंट अफेक्टेड होगा। यहाँ पे परचेज के लिए हमेशा गुड परचेज करोगे परचेज अकाउंट अफेक्टेड होगा, और गुड सोल्ड करोगे सेल्स अकाउंट अफेक्टेड होगा। तो सेल्स अकाउंट अफेक्टेड हो गया, और सेल्स करोगे जब तुमने सामान बेचा तो बिजनेस में कैश आएगा। तो दूसरा अकाउंट कौन सा अफेक्टेड हो जाएगा? हमारा कैश अकाउंट अफेक्टेड हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे दो अकाउंट अफेक्टेड हो गए, एक तो कैश और दूसरा हमारा सेल्स। ठीक है, अब सेल्स कौन सा अकाउंट है? नॉमिनल अकाउंट है। सेल्स में नॉमिनल, कुछ लोग कहते हैं सेल्स पर्सनल, है ना, लेकिन हम मानेंगे सेल्स। ठीक है, हम क्या करेंगे? हम कहेंगे मेरे सेल्स में क्या है? नॉमिनल अकाउंट है, टेंशन नहीं लेंगे। ठीक है, सेल्स नॉमिनल क्यों? क्योंकि सेल्स आपकी इनकम है, गुड सोल्ड करो तभी इनकम जनरेट होगी। ठीक है, सेल्स नॉमिनल अकाउंट है। और कैश कौन सा अकाउंट है? तो जान लो कैश हमारा सर रियल अकाउंट है। बस दिक्कत खत्म हो गई भाई, सेल्स नॉमिनल अकाउंट है। और रूल क्या कहता है नॉमिनल का? क्रेडिट और इनकम से नियर, अगर कोई इनकम तो उसको क्या करना है? क्रेडिट करना है। सेल्स और इनकम इसको हम क्रेडिट कर देंगे। कैश असेट है, आ रहा है जा रहा है, जब गुड सोल्ड करोगे तो कैश बिजनेस में आएगा। और रियल रूल क्या कहता है? डेबिट व्हाट कम्स इन। अगर रियल अकाउंट बिजनेस में तो उसको क्या करना है? उसको डेबिट करना है। इस बिजनेस में कैश को क्या कर देंगे? डेबिट कर देंगे। ठीक है, तो उन्होंने डिसाइड कर लिया कि भाई सेल्स क्या होगी? क्रेडिट हो जाएगी। और क्योंकि कैश बिजनेस में आ रहा है और रियल का रूल क्या कहता है? डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश को क्या करना है? को डेबिट करना पड़ेगा। अब हम बड़े आराम से अपनी एंट्री पास कर सकते हैं। एंट्री हमारी क्या बनेगी? कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। आपको याद रखना है हमेशा शुरुआत हमने कहाँ से करनी है? डेबिट साइड से करनी है। तो एंट्री क्या बनेगी? कैश अकाउंट डेबिट। क्रेडिट के लिए क्या वर्ड इसको टू, क्या लिखेंगे हम? सेल्स अकाउंट। और कितने गुड छोड़ दिया? 5,000 का, तो आप यहाँ पे 5,000 और यहाँ पे 5,000 हम लिख देंगे। और नरेशन तो लिख सकते हैं बीइंग गुड्स सोल्ड। दिस इज नरेशन। नरेशन में शॉर्ट इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग टू योर ट्रांजेक्शन। ये जो रिकॉर्डिंग उन्होंने की है उसकी शॉर्ट इन्फॉर्मेशन क्या कहलाती है? आपकी नरेशन कहलाती है। तो भी आपको क्लियर हो गया, हमने गुड सोल्ड किया, तुम्हारी एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। क्रेडिट के लिए टू वर्ड यूज करते हैं और शुरुआत हमेशा कहाँ से करते हैं? डेबिट से करते हैं। डेबिट हमेशा हम इस कॉर्नर पे लिखेंगे। होपफुली यहाँ तक तो सबको क्लियर है। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं? एंट्रीज पास करते हैं। तो अपना कम से कम फर्स्ट इलस्ट्रेशन सॉल्व करने की कोशिश जरूर से करना।